मेरी बात सुन। छोड़िए मुझे। 1 मिनट बात सुन। कुछ नहीं होगा। मैं आपकी बेटी हूँ, आप क्या कर रहे हो डैड? बता कौन को क्यों बुला रही है? छोड़ दो, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो। मनोज नहीं, 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 डैड, leave me, डैड, leave me, कंचन, कंचन। उसी दिन वो घर छोड़ दिया था मैंने। पाँव भी नहीं रखना चाहती थी वहां, इस डर से कि कहीं उससे सामना ना हो जाए। लेकिन फिर भी हर रोज जबरदस्ती खुद को खींच कर जाती थी वहां पे, मॉम के खातिर, उनका ख्याल रखने के लिए। जुर्म के इन दोनों मामलों की जांच में तरक्की हुई थी। पुलिस के पास अब डॉक्टर पारेख की पत्नी मृणाल और बेटी कंचन थी, जो सालों से डॉक्टर पारेख की यातनाएं सहती आई थी। बहुत मुमकिन था कि अपनी इस यातना भरी जिंदगी से निजात पाने के लिए दोनों ने या फिर दोनों में से किसी एक ने डॉक्टर पारेख का कत्ल किया हो या फिर करवाया हो। सर, कंचन और मिसेस पारेख के सेलफोन की कंप्लीट रिपोर्ट आ चुकी है। जिस वक्त डॉक्टर पारेख का मर्डर हुआ उस वक्त ये दोनों द्वारका में ही थी, क्राइम सीन से लगभग 60 किलोमीटर दूर। उन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स में भी कोई सस्पेक्टेड या नया नंबर नहीं है। जितने भी कॉल्स आए या गए हैं वो सभी के सभी कॉल्स या तो फैमिली के हैं या तो फिर फ्रेंड्स के। सर मुझे लगता है कि चित्रा की सास ने उससे अपनी नफरत और नाराजगी के चलते झूठी कहानी बनाई है। मुझे नहीं लगता कि चित्रा ऐसा कुछ कर सकती है, क्योंकि सबका यही कहना है कि चित्रा अपने पति रमेश से बहुत प्यार करती थी। जिन लोगों के बारे में तुम बात कर रहे हो वो उस डॉक्टर पारेख को भी देवता बता रहे थे, राइट? जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता हम किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते, मृणाल और कंचन को भी नहीं, क्योंकि मोबाइल के लोकेशन से सिर्फ ये पता चलता है कि मोबाइल उस वक्त कहाँ था, मालिक भी उस वक्त वहाँ था, ये जरूरी नहीं। ये मृणाल और कंचन पे भी नजर रखनी होगी। यस सर। और चित्रा की सास ने जो कहानी बताई है हमें उसका भी पता लगाना होगा कि उसमें कितनी सच्चाई है। यस सर। देवराज, हाँ लेके चलो उसे। साहब, चल। मैंने कुछ नहीं किया साहब। चलिए बताओ, चित्रा को कैसे और कितना जानता है? क्लिनिक की नर्स ने हमें सब कुछ बता दिया। मुझे नहीं पता चित्रा और देवराज के बीच में अफेयर था या नहीं, लेकिन नो डाउट काफ़ी क्लोज थे दोनों। वो भी आती थी वहाँ अपने पति का इलाज कराने, बस इसीलिए बातचीत होती थी। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा वैसा था हमारे बीच, तो वैसा कुछ नहीं था। मेरी बीवी भी जानती थी उसे, बातें भी होती थी दोनों में। आप चाहिए तो पूछ सकते हो साहब। इस देवराज के कॉल रिकॉर्ड्स आए कि नहीं अब तक? अभी तक नहीं सर। जल्दी से मंगवाओ। ओके सर। हर चीज के दो पहलू होते हैं, यानी दो सिरे। मुझे लगता है हम सिर्फ एक सिरे पर ध्यान दे रहे हैं, दूसरे सिरे को हमने अभी तक छुआ तक नहीं। किस बारे में बात कर रहे हैं आप सर? डॉक्टर अपने एक पेशेंट को देखने गया था। 8:30 बजे उस पेशेंट के घर से निकलने के बाद डॉक्टर को अपने घर जाना चाहिए था। वो अपने घर जाने की बजाय गया दिल्ली जयपुर हाईवे पर, जहां करीब 11 बजे के करीब उसकी हत्या हो गई। ऐसा क्या हुआ होगा जो उस डॉक्टर को उस पेशेंट के घर से निकलने के बाद अपने घर जाने की बजाय दिल्ली जयपुर हाईवे पर जाना पड़ा हो? हमें इसका पता लगाना होगा। वह तो सर ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਰੂਟੀਨ ਚੈੱਕਅਪ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕअप ਕੀਤਾ ਤੇ कुछ दवाइयाँ लिखियाँ ते चले गए। उस दिन डॉक्टर साहब के इस दरवाजे से अंदर आने से लेकर बाहर जाने तक के वक्त को फिर से याद कीजिए। अभी आपने जो कुछ भी मुझे बताया उस दौरान कुछ अलग से नोटिस किया हो आपने? मसलन उन्होंने किसी को फ़ोन किया हो या किसी का फ़ोन उन्हें आया हो, या वो बहुत खुश नज़र आ रहे हो या बहुत गुस्से में हो, कुछ भी जो ऐसा नोटिस किया हो आपने? हाँ, वो उस दिन कुछ नाराज लग रहे ਸੀਗੇ, कुछ बड़बड़ कर रहे सी, किसी ਨੂੰ गालियां दे रहे सी। मैं उन्होंने पूछा पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिता। हाँ, एक गल होर सर, वो ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ गए ना उन्हों का मूड बिल्कुल फ्रैश ਸੀਗਾ। डॉक्टर पारेख की फैमिली के अलावा जितने लोगों से भी हमने बातें की हैं, सबका यही कहना है कि उन्होंने कभी भी डॉक्टर पारेख को ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं सुना। और सर डॉक्टर पारेख के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से डॉक्टर पारेख को उस दौरान कोई कॉल आई या गई भी नहीं थी। 1 मिनट, इस पार्किंग वाले से पूछते हैं, हो सकता है इसने कुछ देखा हो। जी सर। आओ। भाई कब से कह रहा हूँ गड्डी जाके उधर लगाना। अरे क्या हो गया? ले भाई ले, लगा दे, तू थोड़ी जल्दी है। अरे हमारे पास कौन सा टाइम है यार, पैसे ले 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 भाई, पैसे ले। 1 मिनट, इसको पहचानते हो? देखा है कभी? साहब जी रोज इतनी गड्डियाँ आती है, इतने बंदे आते हैं, कहाँ किसी की शक्ल याद रहती है।
मुझे याद नहीं कौन है ये। ठीक है, ये हैं तुम्हारे और देवराज के बीच हुई बातचीत के कॉल रिकॉर्ड्स। तो क्या हुआ साहब? जान पहचान थी इसलिए बातें तो होती थी। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा था साहब। इस बात पे हमें कोई शक नहीं। तुम दोनों के एक दूसरे को किए गए कॉल भी ठीक ठाक ही हैं, 2-3 दिन में एक कॉल। लेकिन ये क्या है, ये हमारी समझ में नहीं आया। अपने एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर 40 और 3 कुल मिलाकर 43 कॉल किए थे चित्रा ने तुझे। तूने एक का भी जवाब नहीं दिया, क्यों? क्यों किए तुमने इतने कॉल्स देवराज को, जब तुम्हारी जान पहचान मामूली थी और वो तुम्हारे कॉल्स पिक भी नहीं कर रहा था? ऐसी क्या बेचैनी थी जो तुम इसे कॉल पे कॉल किए जा रही थी? उस पेशेंट के घर के अंदर जाते समय डॉक्टर पारेख गुस्से में था और निकलते वक्त नॉर्मल। हालांकि इससे हमें कुछ हासिल नहीं होता। इधर चित्रा और देवराज हैं जो खामोश हैं, लेकिन उनके पास सॉलिड एलिबाई है कि डॉक्टर पारेख के मर्डर के वक्त वो मौका वारदात से कोसों दूर थे। इसके अलावा दोनों इतने पैसे वाले भी नहीं है सर कि किसी किराए के कातिल को हायर कर सके। इससे भी बड़ा सवाल है मोटिव का। मुझे कोई मोटिव नहीं दिखाई देता उनके पास, बल्कि अपने आपस के रिश्तों को लेकर उनकी खामोशी मुझे कहीं ना कहीं खटक रही है। लग रहा है जैसे इस खामोशी का मकसद बदनामी का डर नहीं बल्कि कुछ और भी है। शायद इस डॉक्टर पारेख का पूरा सच अभी हमारे सामने आया ही नहीं है। कुछ है जो हमसे छूट रहा है। एक काम करो राकेश, डॉक्टर पारेख के क्लिनिक से उसके सभी पेशेंट्स की लिस्ट निकलवाओ, सबसे बात करो। ओके सर। सर, इस डॉक्टर पारेख ने तो अपने पास आने वाली किसी भी जवान औरत को नहीं छोड़ा। सभी गरीब तबके के लोग हैं, इसीलिए किसी ने आवाज़ भी नहीं उठाई। और सर, इसके अलावा किसी को अपने बच्चे का इलाज करवाना था या किसी को अपनी माँ का, तो सबका वही हाल है। हाँ, ये सच है। चित्रा, अब हम तो तुम्हारे साथ हैं और अपना मुन्ना भी। अब भगवान से क्या मांगोगी? मैं मांगूंगी कि आप और मुन्ना हमेशा मेरे साथ रहें। वो तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, है ना मुन्ना? हमेशा। सर, इसी जगह एक्सीडेंट हुआ था और जब एक्सीडेंट हुआ था तब करीब सुबह के 5 बजे थे। तब कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन एक आदमी ने उन्हें देखा था हादसा होने के बाद। बुलाओ। इधर आओ। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या देखा तुमने? हम नाइट ड्यूटी करके सब घर लौट रहे थे, तकरीबन सुबह के 5 बजे होंगे। हमने देखा खून में सने हुए कुछ लोग पड़े हैं सर, तो हमने 100 नंबर पे कॉल कर दी। और कोई गाड़ी देखी? नहीं सर। या तो ये लोग मंदिर जा रहे थे या मंदिर से आ रहे थे। जी सर। और एक बात, जैसा सब दिख रहा है ऐसा लगता है जैसे गाड़ी इस डायरेक्शन से आई होगी। यहाँ से आने के बाद गाड़ी ने इन लोगों को यहाँ टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद वो अपना कंट्रोल खो बैठा और जाकर ये इस पेड़ से जा टकराई। सर, तेजी से ब्रेक मारने की वजह से यहाँ पे गाड़ी के टायर के निशान भी मौजूद है। हिल की साइज और पेड़ पर जिस हाइट पर ये मार्क आया है, उसे देखते ऐसे लगता है कि बड़ी कार रही होगी। अगर पेड़ पे इतना गहरा निशान लगा है तो जरूर गाड़ी पे भी डेंट पड़ा होगा। ये हिट एंड रन का मामला है या प्लान मर्डर, ये हमें विक्टिम ही बताएगा। एक काम करो, आसपास के गैरेजेस में जाओ और उनसे कहो अगर कोई एक्सीडेंटल गाड़ी आती है तो फौरन हमें इन्फॉर्म करें। ओके सर।
क्या कर रही हैं आप? आपको उठने की परमिशन नहीं है। बताइए ना, वो लोग ठीक है ना? हम आपके पति को नहीं बचा पाए। मुन्ना से मिलना है। एक लापरवाह ड्राइवर एक महिला और उसके पूरे परिवार को अपनी गाड़ी की पहियों के नीचे कुचलकर भाग गया था। इस हादसे में उस महिला के पति की मौत मौके पर ही हो गई थी और उसका मासूम बच्चा अब भी खतरे से बाहर नहीं था। उसी रात एक और घटना घटी जिसमें दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक व्यक्ति की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। ये दोनों घटनाएं देखने में अलग थी, अलग इलाकों में घटी थी और घटनाओं की वजह भी अलग थी, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। बहुत गहरा और करीबी रिश्ता था इनमें जो आगे चलकर सामने आने वाला था। इसे काफी गहरी चोट लगी है। हमने इसे बचा तो लिया, लेकिन ये अब कभी देख नहीं पाएगा। मुन्ना, मुन्ना, हे मुन्ना, हे मुन्ना। हम आपकी हालत समझ सकते हैं। वो क्या है, केस की तहकीकात करने के लिए हमारे लिए कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे गाड़ी किस रंग की थी, नंबर क्या था, या कौन चला रहा था, कुछ भी जो आपने देखा हो। कुछ नहीं देख पाई, बस गाड़ी चलाने वाले को देखा था। कौन था वो? डॉक्टर पारिक, हमारे मोहल्ले के पास उसका दवाखाना है, द्वारका, सेक्टर नंबर 23। मुझे लग रहा है ये मामला सिर्फ एक्सीडेंट का नहीं, कुछ और भी है जो उससे जुड़ा हो सकता है। कोई खास वजह सर? हाँ, चित्रा का बयान। उसने कार का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देखा, बात समझ में आती है, ऐसा हो सकता है, लेकिन सड़क पर गिरे होने के बावजूद इतनी बुरी कंडीशन में और वो भी अंधेरे में उसका ड्राइवर को देख लेना और पहचान लेना, बात समझ में नहीं आती। लेकिन सर वो झूठ क्यों बोलेगी? कल से घर नहीं लौटे हैं, कहाँ है मालूम नहीं। आपके फादर कल से घर नहीं लौटे हैं और आपने उन्हें ढूंढने की या पुलिस की मदद लेने की कोई जरूरत नहीं समझी। आपके फादर एक हिट एंड रन केस में सस्पेक्ट हैं। बेहतर होगा अगर कुछ जानती हैं तो वो बता दें। सर मैंने बोला ना आपको, हमें कुछ नहीं मालूम है कहाँ गए वो। मैडम, आपके हाथ में चोट कैसे लगी? सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। आपकी मदर कुछ बोलती नहीं है क्या? जी नहीं सर, वो हमेशा से कम ही बोलती। डॉक्टर साहब की गाड़ी कहाँ है? वो अपने साथ लेके गए। कौन सी गाड़ी है उनके पास? ब्लैक कार है। गाड़ी का नंबर है DL1C BP 7377। लगता है इस डॉक्टर के परिवार वालों को डॉक्टर की कोई खास चिंता नहीं। हाँ सर, काफ़ी अजीब बिहेवियर है माँ बेटी का। सर ये भी तो हो सकता है कि चित्रा और उसकी फैमिली को उड़ाने के बाद डॉक्टर साहब डर के फरार हो गए। एक काम करो, इस डॉक्टर की गाड़ी ढूंढवाओ और मोबाइल की लास्ट लोकेशन भी पता करो। ओके सर। सर, डॉक्टर और उनकी कार क्लिनिक पर भी नहीं है। उनका कंपाउंडर बता रहा था 22 में शाम को 6 बजे डॉक्टर क्लिनिक से निकले थे कुछ पेशेंट्स को देखने के लिए, तब से वो लौटे नहीं। सर, डॉक्टर पारिक के कॉल लोकेशन के हिसाब से वो 22 मई को शाम को 7 से 8:30 बजे के बीच गुरुग्राम में थे। वहाँ पर उन्होंने किसी पेशेंट को विजिट किया था। फिर उसके बाद अपने घर द्वारका जाने के बजाय वो दिल्ली जयपुर हाईवे की तरफ चले गए। उनके फ़ोन की लास्ट लोकेशन भी इसी हाईवे की है। 22 मई को शाम 9 बजे से उनका फ़ोन स्विच ऑफ है, जो अब तक ऑन नहीं हुआ है।
डॉक्टर पारिक दिल्ली से बाहर कहीं या फिर जयपुर जाने वाले थे? नहीं सर, हमें नहीं पता। मैडम, हमें आपके हस्बैंड के एक हिट एंड रन केस में तलाश है और हमें ये बात भी अच्छी तरह से पता है कि वो घटना होने के करीब 8 घंटे पहले से खुद से लापता है। वी नीड योर कोऑपरेशन। वो जिंदा है या मर गए? आखिर खा ही गई ना मेरे बेटे को तू, और मेरे पोते को अंधा कर दिया। जो हुआ उसमें मेरी गलती है? नहीं, गलती तो मेरी है जो अपने बेटे की जिद के आगे झुककर तुझे इस घर में लाने दिया उसे। लेकिन अब ना मेरा बेटा है और न मेरी मजबूरी। अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। निकल जा इधर से, चल निकल जा। माँ जी क्या बोल रही? एक मिनट माँ जी, माँ जी। कहने से होने वाली है। साहब इंसान नहीं, लोग उन्हें मसीहा मानते हैं। गरीबों का तो पूरा इलाज मुफ्त में क्या करते हैं, वो कभी किसी से एक पैसा नहीं लिया। उनके ऐसा बढ़िया आदमी बहुत मुश्किल से मिलता है इस जमाने में। इन लोगों का ये कहना है कि वो बहुत अच्छे इंसान थे। अगर इतने ही अच्छे आदमी थे तो अपनी गाड़ी के नीचे आए उन लोगों को हॉस्पिटल में दाखिल कराते, ऐसे सड़क पर मरने के लिए छोड़कर भागते नहीं। लेकिन इस डॉक्टर पारिक की फैमिली का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगभग 40 घंटे हो गए उन्हें गायब हुए। ना तो उनकी पत्नी को कुछ फर्क पड़ रहा है, ना ही उनकी बेटी को। सर, इसी हाईवे पर 1 किलोमीटर चलने के बाद रोड से थोड़ा अंदर जाकर डॉक्टर साहब का फोन स्विच ऑफ हुआ था। सर, यही वो लोकेशन है जहां पर डॉक्टर पारिक का फोन स्विच ऑफ हुआ था। एक काम करो, देखो सब लोग क्या मिलता है। ओके सर। सर, हाँ पंडित जी। हाँ नहीं, वो बेटे का श्राद्ध करना है ना, तो उसलिए मैंने। तू? ये मेरे पति का घर है और इसके पिता का। आप हमें यहाँ से नहीं निकाल सकती। और निकाल दिया तो क्या करोगी? हाँ, मुझे भी ऐसे ही मार दोगी जैसे रमेश को मार दिया? आप बार बार वही चीज क्यों दोहरा रही हैं? आपसे कितनी बार कहा है कि वो एक हादसा था, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हटिए, हटिए आप हमें नहीं निकाल सकती। हमारा घर है ये। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से इनकी मौत 22 मई को रात को 11 बजे के करीब हुई है। यानी क्लिनिक से निकलने वाली रात में? यस सर। इज दिस नेसेसरी सर? मम्मी की थोड़ी सी तबीयत खराब है। मुझे नहीं पता अपने फादर की लाश को आइडेंटिफाई करना आपकी नजर में कितना जरूरी है, बट यस, दिस इज नेसेसरी। लीगल प्रोसीजर है, आपको पूरा करना होगा। जी हाँ सर, यही है डॉक्टर मनोज पारिक। डॉक्टर पारिक की मौत 22 मई को हुई थी और चित्रा के साथ घटे हादसे की तारीख और वक्त था 23 मई सुबह के 5 बजे, यानी कि डॉक्टर पारिक के कत्ल के 8 घंटे बाद। लेकिन चित्रा का कहना था कि जो गाड़ी उसे और उसके परिवार को टक्कर मारकर गई, उसे डॉक्टर पारिक ही चला रहे थे। कौन था वो? डॉक्टर पारिक। लेकिन यह कैसे मुमकिन था कि जिस व्यक्ति की मौत हो चुकी हो, वो अपनी मौत के 8 घंटे बाद गाड़ी चलाता हुआ आए और एक्सीडेंट करके गायब हो जाए? मतलब साफ था कि या तो चित्रा ने उस गाड़ी के ड्राइवर को ठीक से देखा नहीं था, या फिर चित्रा झूठ बोल रही थी। और सवाल यह था कि अगर चित्रा झूठ बोल रही थी तो क्यों? दूसरी तरफ डॉक्टर पारिक का परिवार भी पुलिस के लिए किसी उलझन से कम नहीं था, जो कि उनके गायब होने के वक्त से ही अजीब बर्ताव कर रहा था और उनकी मौत के बाद भी उसके बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया था। कहीं इसकी वजह यह तो नहीं थी कि डॉक्टर पारिक के कत्ल का कोई सिरा उसके अपनों से जुड़ा था? आपकी हालत काफी खराब थी उस समय, इसलिए हमने आपको समय दिया।
अब बताइए, क्या बताऊं साहब? यही कि आपने हमसे झूठ क्यों कहा कि वो गाड़ी डॉक्टर पारिक चला रहे थे, जबकि आपके एक्सीडेंट से काफी पहले उनकी हत्या हो चुकी थी। वो गाड़ी कैसे चला सकते थे? क्या बोल रहे हैं साहब? डॉक्टर पारिक की हत्या? जी साहब, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। मैंने वही बताया जो मैंने देखा। मैं क्यों उनका झूठा नाम लूंगी साहब? उनका बहुत बड़ा एहसान है हम पे साहब। मेरे पति बहुत बीमार थे साहब, और हमारे पास इलाज कराने के पैसे भी नहीं थे। तब उन्होंने ही मेरे पति को ठीक किया साहब, और इलाज के पैसे भी नहीं लिए हमसे। जहाँ तक मुझे याद है वो डॉक्टर पारिक ही थे। वो गाड़ी जो भी चला रहा था, डॉक्टर पारिक या कोई और, उसका स्केच बनवाने में हमारी मदद कीजिए। सर, यह है वो स्केच जो चित्रा ने बनवाया है, और ये डॉक्टर पारिक की फोटोग्राफ। ये तो आपस में काफी मिलती है। विवेक, इस केस में दो बातें हो सकती हैं। एक तो उस गाड़ी चलाने वाले की शक्ल डॉक्टर पारिक से बहुत ज्यादा मिलती हो, या फिर ये चित्रा हमें बेवकूफ बना रही है। एक काम करो, ये चित्रा की हिस्ट्री निकालो, देखो इसमें डॉक्टर पारिक कहाँ कहाँ दिखाई देता है, और साथ ही मृणाल और कंचन की कुंडली भी निकलवाओ। उसे डॉक्टर पारिक की कुंडली से मैच करा के देखो कि इनकी कुंडली में प्रॉब्लम है क्या। ओके सर। वो उनका अंतिम संस्कार करवाना होगा। हिलो मत, लग जाएगा। अच्छे से होना चाहिए सब कुछ, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जो भी है आखिर है तो। मैंने कहा ना, हाथ मत हिलाओ, लग जाएगी आपको। मैं जानती हूँ तू ये सब क्यों कह रही है, पर अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं है। मॉम, मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी है। वो भले ही आपके लिए और दुनिया वालों के लिए मर गए हों, लेकिन मेरे लिए वो अभी भी जिंदा है। मर के भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे वो। डॉक्टर पारिक की फैमिली के बारे में क्या और कितना जानते हो तुम? सर, 2 लोग और हैं उनकी फैमिली में, एक उनकी बेटी, एक उनकी वाइफ, बस इतना ही जानता हूँ। डॉक्टर साहब अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा बात नहीं किया करते थे, और ना ही वो लोग कभी यहाँ आते थे। कब से काम कर रहे हो डॉक्टर साहब के यहाँ? सर, करीब 10 सालों से। तो तुम्हारे कहने का मतलब है पिछले 10 सालों से डॉक्टर साहब की फैमिली का कोई भी मेंबर क्लिनिक में नहीं आया? सर, दरअसल उनकी वाइफ भी पहले डॉक्टर थी। डॉक्टर थी? मतलब डॉक्टर पारिक की वाइफ मिसेस पारिक डॉक्टर हैं? जी हाँ, वो पहले प्रैक्टिस भी किया करती थी, लेकिन फिर छोड़ दी। क्यों? सर, ये नहीं पता, लेकिन उनका खुद का भी कोई ट्रीटमेंट चल रहा है बहुत सालों से। सर, लोग तो ये भी कहते हैं कि वो थोड़ी सी हिली हुई है, शायद इस वजह से प्रैक्टिस छोड़ दी हो। और उनकी बेटी? सर, जहाँ तक मुझे पता है वो हिसाब से डॉक्टर साहब और उनकी बेटी के बीच में ज़्यादा नहीं बनती थी। पिछले 1 साल से उनकी बेटी अलग ही रहती थी। वो मैडम से मिलने रोज आती थी घर, लेकिन डॉक्टर साहब उनके सामने भी आ जाए तब भी वो उनसे बात नहीं करती थी। इन्हें पहचानते हो? हाँ सर, ये चित्रा वो रमेश है। सर, रमेश को टीबी थी, जब उसकी टीबी बिगड़ गई तब उसे यहाँ लेके आए थे इलाज के लिए, और इसका इलाज हमारे साहब ने किया है। चाची, आप परेशान मत हो, हम इसे देख लेंगे। चल चलो, कब्जा कहाँ जाती है घर में साली? चल। ये मेरे पति का घर है, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, समझे? एक कदम भी आगे बढ़ाए ना तो मैं खुद का गला रेत दूंगी, और मैं ना कभी। फिर पूरी जिंदगी तुम लोग पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते फिरना। निकलो ऐसे, निकलो। चलो चाची। निकाल, पागल हो गई, निकाल। बात पूछूं? कहीं तूने तो नहीं मरवाया अपने पापा को? अरे अब जब यहाँ रहने ही लगी है तो अपने लिए रोटियां बना रही है ना, मेरे लिए भी 2 रोटी बना देना। मैंने कहा मना किया है माँ जी,
आप ही हमेशा। अभी देती हूँ खाना आपको, आप बस मुन्ना पर नजर रखिए, कहीं गिरकर चोट ना लगा ले। हमें पता चला है पिछले 1 साल से आप इस घर में नहीं रहती हैं और घर छोड़ने की वजह थी आपके फादर। बनती नहीं थी आपकी आपस में, कोई खास वजह? दुनिया में हर एक की आपस में बने ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। हर एक में और बाप बेटी के रिश्ते में फर्क होता है मिस कंचन। मेरी और उनकी थिंकिंग मैच नहीं होती थी। और आप मिसेस पारेख, किस चीज का इलाज चल रहा है आपका? डिप्रेशन का? अपने डॉक्टर का नाम बता सकती हैं आप? डॉक्टर सुषमा सक्सेना। ये लीजिए। मुन्ना, मुन्ना कहाँ है? मुन्ना यहीं तो था। तू ठीक है ना? तू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ नहीं ना? मना किया था ना तुझे बाहर निकलने के लिए, फिर क्यों निकला? हाँ? घर चल। What? मिसेस पारेख पिछले 8 साल से डिप्रेशन का शिकार हैं। जी हाँ। हमने मिसेस पारेख के लेफ्ट हैंड की कलाई पे पट्टी बंदी देखी थी। पूछने पर उनकी बेटी कंचन ने बताया कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी, लेकिन जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अपनी कलाई मृणाल ने खुद काटी थी और अपनी जान लेने के लिए ऐसा वो पहले भी कई बार कर चुकी है, वो भी अलग अलग तरीकों से। लेकिन क्यों? एक्चुअली इसकी शुरुआत तब हुई जब उसे अचानक से अपनी प्रैक्टिस छोड़नी पड़ी। प्रैक्टिस छोड़ने की कोई खास वजह? एक्चुअली शुरुआत में जब भी मैं उसकी बॉडी पर अलग अलग चोटों के निशान या जले हुए का निशान देखती और उससे पूछती तो हमेशा उसका एक ही जवाब होता कि मैं खुद ही खुद को चोट पहुंचा रही हूँ। उसकी बेटी और उसके हस्बैंड भी यही कहते थे, पर पता नहीं क्यों मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता था। ऐसा लगता था कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं, बात कुछ और है। डॉक्टर पारेख की पत्नी मृणाल सीवियर डिप्रेशन का शिकार थी और अपनी बेटी से भी उनकी कुछ खास नहीं बनती थी। पर क्या इस बात का डॉक्टर पारेख की हत्या से कोई संबंध था? चित्रा के साथ हुआ हादसा और डॉक्टर पारेख की हत्या, ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई दे रही थीं, लेकिन ये जुड़ाव बहुत ही उलझाने वाला था। एक तरफ पुलिस को लग रहा था कि डॉक्टर पारेख की फैमिली जरूर कोई बात छुपा रही है, कोई ऐसी बात जिसका संबंध इस केस से हो सकता है। दूसरी उलझन थी चित्रा का वो बयान जिसमें वो रो रो कर ये कह रही थी कि जिस हादसे में उसने अपने पति को खोया था उसके जिम्मेदार डॉक्टर पारेख थे, जो कि उस दिन वो गाड़ी चला रहे थे। लेकिन ये नामुमकिन दिखाई दे रहा था क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर पारेख की मौत चित्रा के साथ हुए हादसे से बहुत पहले हो चुकी थी। साथ ही डॉक्टर पारेख की कार भी अभी तक पुलिस को नहीं मिली थी। तो कोई तो एक कड़ी थी जो इन दोनों पहेलियों को एक दूसरे से जोड़ती थी, लेकिन अब तक मिसिंग थी। रमेश और चित्रा, उनके बीच के रिश्ते कैसे थे? बहुत प्यार करते थे दोनों एक दूसरे से। चित्रा तो बहुत ख्याल रखती थी रमेश भाई जी का। साहब जी, रमेश की माँ रमेश के ब्याह के खिलाफ थी, पर रमेश अड़ गया। रमेश तो फिर शादी करके ही माना। बेचारा रमेश पिस जाता था बुरी तरह। कभी कभी जब उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती थी तो आ जाता था बैठ के पीने के लिए। साहब उसको घर की टेंशन बहुत थी। साहब जी, वो उसके जान के पीछे पड़ी रहती सी, कहती सी मेरे बेटे नू मार दिता। इतना ही नहीं साहब जी, ओनू अपने पौधे दे नाल भी प्यार दी सी। खामोश रहकर किसे बचाना चाहती हैं आप? अपनी बेटी को? नफरत करती थी वो अपने फादर से, इनफैक्ट अभी भी करती है। कहीं उसी ने तो नहीं, मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया। वो बेचारी तो ऐसा कर ही नहीं सकती। बहुत अच्छी बच्ची है वो, बहुत ही अच्छी। मैंने किया है ये सब। आपने? बहुत गलतियां की हैं मैंने आज तक,
मैं ऐसी पहले नहीं थी। उन्होंने बनाया मुझे ऐसा। दुनिया के लिए भगवान थे वो, पर हमारे लिए We both have the same degree. उसके बावजूद भी मेरे अपने पेशेंट तुम्हारे पास चले आते हैं। Why? Tell me why? क्या करते हो उनके साथ? क्यों आते तुम्हारे पास? मैं कुछ नहीं करती। बस यही वो अकेली वजह थी जिसके चलते वो अलग अलग तरीकों से मुझे सजा देते थे, किसी भी बात पर। मुराल, शर्ट हो गया? हाँ। दो। मुराल, जी? ये क्या? ये मैं दूसरी दे। तुम्हें ठीक से आयन करना भी नहीं आता? ये दूसरी ले लीजिए। मैं सिखाता हूं तुमको आयन करना। मैं हमेशा यही सोचती थी कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, जिसके चलते मनोज को बहाना मिल जाए और फिर वो मुझे। धीरे धीरे मैं कंफ्यूज रहने लगी। अपने किए हुए हर काम के लिए, अपने लिए हुए डिसीजन पर, अपनी किसी भी चीज पर यकीन नहीं रहा मुझे। लेकिन आप एक डॉक्टर थी मिसेस पारेख, अ हाईली एजुकेटेड वुमन। आपने आवाज क्यों नहीं उठाई इस टॉर्चर के खिलाफ? पुलिस की मदद क्यों नहीं ली आपने? अपनी बेटी के लिए, आखिर मुझे उसे भी बचाना था। उसके साथ भी पूरी उम्र गुजार दी साहब, कितनी माएं देखी, कितने बच्चे जने, मैं नहीं पहचान सकूंगी? 6 महीने से ज्यादा हो गया था मेरा बेटा टीबी के चलते अपनी बीवी से अलग सोता था। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि कहाँ मुंह काला कर कर आ रही हो? जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं। तबीयत खराब है बस मेरी। ये भी तो हो सकता है कि रमेश और चित्रा के बीच कुछ हुआ हो। बिल्कुल नहीं साहब, क्योंकि रमेश अपनी बीवी और बच्चे से बहुत प्यार करता था, इसीलिए तो टीबी के डर से उनसे अलग सोता था। यानी इस वक्त चित्रा प्रेग्नेंट है? अरे ऐसी नाजायज औलाद को कोई रखता है क्या? गिरवा दिया होगा बच्चे को। लेकिन इन सब बातों को तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, और ये भी तो हो सकता है ये सब तुम्हारी कोई गलतफहमी हो। मैं मान लेती अगर मैंने उस दिन उसे छुप छुप कर एक आदमी से मिलते हुए नहीं देखा होता तो। कौन था वो? मैं नहीं जानती कौन था, लेकिन उसका यार ही होगा ना, और कौन होगा? ये था। अरे नहीं नहीं, ये तो हमारे डॉक्टर साहब हैं जो हमारे रमेश का इलाज कर रहे थे। वो आदमी तो हमारे रमेश की उम्र का ही था और आता भी मोटरसाइकिल पर था। डॉक्टर पारेख उनका इलाज बिना पैसे लिए करने को तैयार थे, और उस दिन उन्होंने मुझे अपने क्लिनिक में बुलाया। पूरी कीमत वसूली उसने मुझसे अपने मुफ्त इलाज की। एक बार अबॉर्शन भी करवाना पड़ा मुझे साहब। जब मेरी और चित्रा की दोस्ती हुई तब मुझे पता चला वो पारेख जो फ़ायदा मेरी बीवी की मजबूरी का उठा रहा है वही वो चित्रा के साथ भी कर रहा था। तो हम दोनों ने तय किया कि हम उसे जान से मार डालेंगे, लेकिन मेरी बीवी ने मुझे रोक लिया। देवराज पीछे हट गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे उस पारेख को सजा दूं। फिर अचानक उस दिन हमारा एक्सीडेंट हो गया। मुझे मौका मिला और मैंने वो इल्जाम उस पारेख पर डाल दिया। कौन था वो? डॉक्टर पारेख। सोचा मार नहीं पाई तो क्या हुआ, पूरी जिंदगी अगर वो जेल के पीछे सड़ेगा तो शांति मिलेगी मेरे मन को। देवराज को यही बताने के लिए मैं उसे लगातार फोन कर रही थी सब। मैंने उसके फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो वापस डॉक्टर पारेख को मारने की बात करेगी।
वो आदमी कौन था जिसने तुम्हारा एक्सीडेंट किया? उठाओ इसे। देखो जरा ये गाड़ी का मालिक कौन है, लेके आओ उसे। मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मेरी बात तो सुनो। सर मेरी बात तो सुनो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ। लिसन टू मी सर प्लीज। गाड़ी। सर प्लीज मुझे मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे क्यों डाल रहे हो? सर सर प्लीज लिसन टू मी सर, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे माफ कर देना बेटा। मेरे बेटे के इलाज के लिए तूने क्या क्या नहीं किया और मैंने कितना गलत किया तेरे साथ। माफ कर देना मुझे। सर उस लड़के ने मान लिया है कि चित्रा उसकी फैमिली का एक्सीडेंट उसके कार से हुआ था। इसके बाद वो डर गया, उसे अंदाजा था कि पुलिस उसकी कार को ढूंढ रही होगी, इसलिए उसने कार को छुपा के रखा, कहीं बाहर नहीं निकाला। लेकिन सर उस लड़के का कोई भी कनेक्शन ना तो चित्रा उसकी फैमिली के साथ है, ना ही देवराज के साथ और ना ही डॉक्टर पारिक के साथ। सर डॉक्टर पारिक की कार का पता चल गया है, यहीं पासी के बहरामपुर गांव में है और कोई है जो इसे बेचने की कोशिश कर रहा है। चलो आजा मैं। चल चल डालो गाड़ी में, डालो गाड़ी में, गाड़ी में डाल। देख पकड़। बोल, सब सच सच बता। साहब उस रात मेरा मूड पहले से ही खराब था। ओ ताऊ पैसे दिए बगैर जा रहे हो यार, हैं? ज्यादा होशियार से क्या तू? कैसी बात कर रहे हो तुम? कोई था क्या यहाँ पर? खाना बिजी है क्या तू? मूतने गया था, इंतजार नहीं कर सकता क्या? ले चल। तुम्हारे 25 रुपए के चक्कर में ये 500 का छुट्टा कराऊं क्या? हैं? चल छुट्टे दे। नहीं है मेरे पास। मैं कैसी बात कर रहे हो तुम? है? जानते हो मैं कौन हूँ? बाप ना है मारा, समझा? बाकी जो भी है मारे टुल्लू से। चल छुट्टे दे, टाइम नहीं है हमारे पास। नहीं है मेरे पास, लौटते वक्त देता हूँ। ओ ताऊ पैसे दे के जा। तो कौड़ी के गवार मेरे कंधे पर हाथ रखता है, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। एक पुलिस को फोन करूंगा ना तो पिछवाड़ी की सारी चमड़ी छील देगी पुलिस। बदतमीज कहीं। साले पुलिस की धमकी देता है, अभी बताता हूँ तेरे को। रुक। सर इसका फोन आया और हम पार्किंग में आ गए। ताऊ भीतर बैठ जा, चाबी दे दे। हमारे से पंगे लेगा तो? क्या बोल रहा था? पुलिस को बुलाएगा ना? हैं? जाना है? ये बेचूंगा। ताऊ। मूड खराब था। इतनी छोटी सी बात पर एक आदमी की जिंदगी छीन ली तुम लोगों ने। सड़ो जिंदगी भर यहां आप तुम लोग, तब जाके तुम्हें जिंदगी की कीमत पता चलेगी। व्यवसायिक जीवन में अपनी असफलता और पत्नी की सफलता से कुंठित होकर डॉक्टर पारिक ने जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ किया
उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर पारेख के हाथों शोषण का शिकार हुई चित्रा ने भी अपने गुस्से को अपनी समझ पर हावी होने दिया और कानून का दरवाजा खटखटाने की बजाय खुद इंसाफ करने निकल पड़ी। इसके अलावा चित्रा की सास, डॉक्टर पारेख की पत्नी डॉक्टर मृणाल और बेटी कंचन, ये सभी किसी न किसी नकारात्मक भावना के शिकार हुए। अगर चित्रा की सास ने उस पर शक करने की बजाय उसे समझकर उसका साथ दिया होता तो चित्रा ने डॉक्टर पारेख की गंदी नीयत के सामने अपने घुटने टेकने की बजाय जिंदगी से लड़ने और अपने पति को बचाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढा होता। अगर मृणाल ने अपने डर और अपनी बेटी को लेकर अपनी असुरक्षितता को अपने आप पर हावी ना होने दिया होता और शुरुआत में ही डॉक्टर पारेख के खिलाफ आवाज उठाई होती तो ना सिर्फ अपने आप को और अपनी बेटी को बल्कि उसने उन तमाम मजलूम महिलाओं को भी डॉक्टर पारेख का शिकार होने से बचा लिया होता। इस कहानी से हम सबको ये सीख मिलती है कि हमें अपनी भावनाओं, खासकर नकारात्मक भावना और विचारों से सतर्क रहना चाहिए। उनका गुलाम बनने की बजाय अपनी समझदारी से उन्हें काबू में रखना चाहिए। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सब।